नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी बस चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और उस तैयारी को थोड़ा अच्छा बनाते हुए यहाँ पे द्विवेदी युग का यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉइंट है। मतलब कि द्विवेदी युग यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। समझ लीजिए कि यहाँ पे आज संपूर्ण द्विवेदी युग देखा जाएगा कि कौन से कवि हैं और कौन सी रचना है, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ये यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहा है। ये सबसे पहला प्रश्न ही काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सुधार काल, यहाँ पे जागरण सुधार काल नाम किसने दिया, तो नगेंद्र हो जाएंगे। और इसकी समय अवधि हो जाएगी कौन सी, 1900 से 1918 तक इसका समय सीमा यहाँ पे निर्धारित किया गया है। आगे यहाँ पे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा समयावधि सन 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ से कि आचार्य शुक्ल ने इसका नाम क्या दिया है, तो यहाँ पे द्वितीय उत्थान काल के अंतर्गत इसको यहाँ पे रखा है और इनकी समय अवधि जो है वो 1893 से 1918 तक यहाँ पे हो जाएगी। आगे यहाँ पे द्विवेदी मंडल के काल क्रमानुसार जो कवि हैं उनका विवरण यहाँ पे मिलेगा आपको। श्रीधर पाठक यहाँ पे प्रथम कवि माने जाते हैं। 1859 से लेकर के 1928 ईस्वी में खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में इनको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में श्रीधर पाठक जी को जाना जाता है। और श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य लिखे हैं। तो इनकी कश्मीर सुषमा इनकी रचना है। सन 1904 ईस्वी में इन्होंने इसको लिखा है। कब लिखा है, 1904 में। आगे यहाँ पे है कि श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ निम्नांकित हैं। तो यहाँ पे अनुदित रचना है, अनुदित वर्ष है और इनकी मूल रचना, तो इनकी और यहाँ पे मूल रचनाकार जो हैं और उनकी भाषा क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो गडरिया और दार्शनिक यहाँ पे सेफर्ड फिलासफर यहाँ पे हो जाएगी और रचनाकार कौन है, ग्रे हो जाएंगे। एकांतवासी योगी 1886 में हर्मिट नाम से इन्होंने लिखा है। गोल्ड स्मिथ इसके लेखक हैं और यहाँ पे इन्होंने खड़ी बोली में इसको लिखा है। उजड़ ग्राम 1889 में डेजर्ट विलेज के नाम से लिखा है और यहाँ पे गोल्ड स्मिथ है, ये ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। शांत पथिक 1902 में ट्रेवलर गोल्ड स्मिथी और खड़ी बोली में इन्होंने इसको लिखा है। ऋतुसंहार यहाँ पे कालिदास की रचना हो जाएगी और भाषा पूछे तो यहाँ पे ब्रज हो जाएगी। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ निम्नांकित हैं। वनाष्टक है, देहरादून है, 1915 है, भारत गीत 1928 में है। और यहाँ पे जगत सच्चाई सार ये भी उन्हीं की रचना है। स्वर्गीय वीणा उन्हीं की है। धनंजय विजय, सांधि अटन और गुणवंत हेमंत, ये सारी रचनाएं यहाँ पे श्रीधर पाठक की हैं। और गुणवंत हेमंत का प्रकाशन 1900 में हुआ है। इनकी पहली कविता के रूप में इसको जाना जाता है। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य निम्न है। कश्मीर सुषमा 1904 में और मनोविनोद 1882 में इन्होंने लिखा है। तो ये दोनों रचनाएं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कश्मीर सुषमा 1904 में और मनोविनोद 1882 में। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याली शैली में की है तथा शांत पथिक की रचना इन्होंने रोला छंद में किया है। तो एकांतवासी योगी की रचना लावनी और ख्याली शैली में, जबकि शांत पथिक की रचना रोला में यहाँ पे हो जाएगी। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है, गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अब यहाँ पे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म देखेंगे 1800 यहाँ पे 64 1938, मतलब इनका जीवन काल जो था ये पूरा 1864 से 1938 तक था। इनका जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ और यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना के एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। तो प्रणाली प्रवर्तक अगर पूछा जाता है किसने ये नाम दिया, तो यहाँ पे आचार्य शुक्ल हो जाएंगे। आगे यहाँ पे है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। मतलब प्राथमिकता इन्होंने गद्य और पद्य दोनों को दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ यहाँ पे आप देखेंगे कि काव्य संग्रह निम्नांकित है। काव्य मंजूषा है, सुमन है, उसके बाद कन्या कुब्ज अबला विलाप है, देवी स्तुति शतक है, कन्या कुब्जा वली व्रतम है।
तो ये सारी रचनाएं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से आप एक या दो रचना कभी भी कोई भी एग्जाम हो उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का जरूर पूछता है, चाहे सन ही पूछ ले उसमें, तो इसमें जो है कोई कोताही नहीं। यहाँ पे काव्य मंजूषा सुमन 1923 में, कन्या कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कन्या कुब्जावली व्रतम यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेश जनक होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि यमुना किनारे केली कौतुक का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, ना प्रक्रिया पर प्रबंध लिखने की जरूरत की अब कोई आवश्यकता है, ना सखियों के गतागत की पहेली बुझाने की, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर के राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर के समुद्र पर्यंत, जल अनंत आकाश अनंत पृथ्वी अनंत पर्वत सभी पर कविता हो चुकी। मतलब इन्होंने कहा है कि सभी पर कविता अब हो चुकी है और यहाँ पे जो भी कविता लिखी जाए वो मनोरंजक और उपदेशपूर्ण होनी चाहिए, ना कि किसी भी मतलब इधर उधर की बातों से अच्छा रहेगा कि कोई भी उपदेशजनक स्थिति में कविता हो। विषय यहाँ पे आगे इनका जो कुछ रचना है अनुदित है और उसमें देखेंगे कि जो अनुवाद है और उनका आधार ग्रंथ क्या है। तो विनय शतक भर्तृहरि की है, भर्तृहरि के वैराग्य शतक पर इन्होंने दोहों में अनुवाद लिखा है, जबकि बिहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद पर संक्षिप्त अनुवाद है इन्होंने लिखा है। यहाँ पे स्नेहमाला भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है, जबकि गंगा लहरी में पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद इन्होंने किया है। ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे ऋतु संहार और ऋतु तरंगिणी ये दोनों मिल रहा है, इसे भी याद हो जाएगा आपको। कई बार कोई भी टॉपिक हो जब कई बार उसको दोहराया जाता है तो वो याद हो जाता है, ना कि एक बार पढ़ने से ही कोई तैयारी हो जाएगी। तो इसको जितनी बार हो सके जितनी बार हम दोहराएंगे वो चीज़ें हमको उतना ही अच्छे से याद होंगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है सरगो नरक ठिकाना नाही। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। इनका जन्म है 1865 से 1947 ईस्वी। तो यहाँ पे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास यहाँ पे कहा है। किसे कहा है, तब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा है। किसने कहा है, तब गणपति चंद्र गुप्त हो जाएगा और ये आधुनिक काल के सूरदास कहे जाते हैं। आगे इनकी कुछ रचनाएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रबंध काव्य वर्ष और यहाँ पे ईस्वी मतलब किस सन में लिखा गया है, सर्ग यहाँ पे देखेंगे। तो प्रिय प्रवास 1914 में है, 17 सर्ग हैं इसमें। कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन इसमें है। पारिजात 1907 से लेकर के 15 आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। वैदेही वनवास 1941 से 1800, यहाँ पे 1941 है, 18 इसमें सर्ग हो जाते हैं। वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं, तो 18 हैं। पारिजात में 15 है, प्रिय प्रवास में 17 है। तो आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, किसमें, पारिजात में। और यहाँ पे वैदेही वनवास में तो है ही है, इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे यहाँ पे है कि प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। ये प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले प्रिय प्रवास का नाम क्या था, तो इसका नाम था ब्रजांगना विलाप। यहाँ पे इसका नाम पहले था। संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित ये जो है ये रचना। आगे यहाँ पे देखेंगे कि हरिऔध के अन्य प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। कृष्ण शतक है 1882 में है। रसिक रहस्य है 1899 में है। प्रेमांधु वारिद यहाँ पे है 1900 में। प्रेम प्रपंच 1900 में है। प्रेमांब प्रसरव यहाँ पे 1901 में है। प्रेमांब प्रवाह है यहाँ पे 1901 में। चोखे चौपदे 1932 में। चुपते चौपदे ये 1924 में। पदम प्रसून 1925 में। बोल चाल 1928 में। रस कलश 1931 में। फूले पत्ते 1935 में, जबकि फूल पत्ते यहाँ पे हो जाएंगे 1935 में। कल्पलता 1937 में और उसके बाद ग्राम गीत 1938 में। हरिऔध सतसई 1940 ईस्वी। ये 16वीं रचना है इनकी। मर्म स्पर्श 1956 में हो जाएगी। तो इसमें से आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इनकी रचना जो है कृष्ण शतक है, कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद प्रेम वारिद है, प्रेमाम प्रसव है, प्रेम प्रपंच है, प्रेम प्रवाह है। यहाँ पे चोखे चौपदे हैं, चुगते चौपदे, बोल चाल, पद्म प्रसून, रस कलश,
और उसके बाद में यहाँ पे कल्पलता इनकी रचना जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हरिओद सतसई भी कभी भी एग्जाम में बन सकती है। आगे यहाँ पे है कि हरिओद कृत चुभते चौपदे चोखे चौपदे बोल चाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। तो जब पूछा जाए कि किस भाषा में है तो ये मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है। कौन सी रचना है? चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। हरिओद को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पुण्य मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे हरिओद जी को कवि सम्राट कहा जाता है। जैसे कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट आप लोगों ने सुना होगा, इसी प्रकार से यहाँ पे कवि सम्राट के रूप में हरिओद जी को यहाँ पे जाना जाता है। कवि सम्राट इनको कहा गया है। प्रिय प्रवास पे इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक से यहाँ पे विभूषित किया गया है। रामचरित उपाध्याय ये यहाँ पे कवि हो जाएंगे, चौथे कवि हैं ये। 1872 से 1938 इनका जीवन काल है। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। सूक्तिकार अगर पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के कौन हैं तो यहाँ पे हो जाएगा रामचरित उपाध्याय। बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाता है इनका नाम रामचरित उपाध्याय। आगे यहाँ पे है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो देखेंगे। रामचरित उपाध्याय के प्रमुख काव्य निम्नांकित हैं। रामचरित चिंतामणि है 1920 में, प्रबंध काव्य है ये। राष्ट्र भारती है, देवदूत है, देवसभा है, यहाँ विचित्र विवाह है, भारत भक्ति है, देवी द्रौपदी है, सूक्ति मुक्तावली है। यहाँ पे इनकी इतनी रचनाएं थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ निशान लगा है आप लोग यहाँ पे देखते चलेंगे कि कौन सी रचना है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे रामचरित चिंतामणि हो जाएगी, देवदूत है, राष्ट्र भारती है, उसके बाद यहाँ पे भारत भक्ति है, देवी द्रौपदी, सूक्ति मुक्तावली हो जाएगी। और मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे आप 5वें कवि के रूप में हो जाएंगे। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। 1886 से 1964 ईस्वी को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया गया है। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि आधुनिक युग का सूरदास किसे कहा गया है? तो हरिओद जी को कहा जाता है। अब यहाँ पे आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया गया है किसे? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आधुनिक युग का तुलसी यहाँ पे स्वीकार किया गया है मैथिली शरण गुप्त को, जिनका जन्म काल है 1886 से 1964 ईस्वी तक। आगे यहाँ पे देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ पे देखेंगे। जन्म स्थान क्या है? पिता और गुरु। प्रथम कविता कौन सी है? प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? चिरगांव झांसी में इनका जन्म होता है और इनके पिता हैं रामशरण दास। गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है और इनकी जो प्रथम कविता है हेमंत है। अभी आपने देखा होगा गुणवंत हेमंत, ये यहाँ पे श्रीधर पाठक की रचना है, जबकि यहाँ पे हेमंत जो है ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाती है। प्रथम काव्य संग्रह इनका है रंग में भंग, 1909 में प्रकाशन हुआ इसका। हेमंत इनकी रचना जो है, कविता जो है, तो ये 1905 में प्रकाशित होती है। ये दोनों रचनाएं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। हेमंत ये 1905 और रंग में भंग 1909 हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ यहाँ पे निम्नांकित हैं। रंग में भंग 1909 है, जयदत्त वध 1910 है, किसान है 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल यहाँ पे 1929 है, साकेत 1931 में है, भारत भारती 1912 है, झंकार 1929 है, यशोधरा यहाँ पे 1932 है, द्वापर 1936 है, जय भारत यहाँ पे 1952 है, उसके बाद विष्णुप्रिया 1957 है, सिद्धराज 1936 है, हिंदू 1927 है, बैतालिका यहाँ पे, उसके बाद पंचवटी 1925 है। तो इन पे जितनी भी रचनाएं हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ भी निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सब रचनाओं को बिल्कुल कंठस्थ करना है किसमें, क्योंकि इसमें इनकी रचनाओं को सन वाइज पूछा जाएगा कि किस सन में, और इनका सीरियल वाइज भी लगाना रहता है। तो मैथिली शरण गुप्त की जितनी भी रचनाएँ हैं यहाँ पर संपूर्ण याद करना है, इसमें कोई भी ये नहीं देखना है कि कौन इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो ये सारी रचनाएँ बिल्कुल अच्छे से याद करना है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद रामकाव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत है। कौन सा है दूसरा स्तंभ? रामचरितमानस के बाद यहाँ पे दूसरा स्तंभ अगर कोई माना जाता है तो ये हो जाता है यहाँ पे रामचरितमानस के बाद यहाँ पे साकेत को कहा जाता है। और साकेत रचना किसकी है? तो ये यहाँ पे गुप्त जी की रचना हो जाएगी। आगे यहाँ पे है कि मैथिली शरण गुप्त के साकेत रचना की मूल प्रेरणा कहाँ से है? तो सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता से मिली। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित किया। किसने किया? तो यहाँ पे यह लेख जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम, इनका छद्म नाम जो था वो भुजंग भूषण भट्टाचार्य था। अगर पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का छद्म नाम क्या था, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। कौन सा नाम? भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से इन्होंने इसको प्रकाशित करवाया था। आगे यहाँ पे है कि
साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जनवादी काव्य कहा है। अगर पूछा जाता है कि जनवादी काव्य इसको किसने कहा, तो यहाँ पे आपको नाम बताना रहेगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने इसको यहाँ पे जनवादी काव्य कहा है। किसे? साकेत को। उसका मूलतः जो है, जो ये लिखा गया है, पाली भाषा का शब्द है और इसमें 12 सर्ग हो जाते हैं। किसमें? साकेत में 12 सर्ग देखने को मिलते हैं। रचना किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। जबकि ये जो कवि हैं नगेंद्र, ये मैथिली शरण गुप्त, ये यहाँ पे जो द्विवेदी युग है इसके जो आधार जो कवि होते हैं उन्हीं के रूप में इनको ज़्यादा जाना जाता है। नामकरण तो यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से है, लेकिन प्रवर्तक पूरा मतलब संपूर्ण लेकर के चलने वाला पूरा आधार है इन्हीं के नाम पे, यहाँ पे गुप्त जी के नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। किसने कहा है? तो यहाँ पे आपको बताना रहेगा कि सामंजस्यवादी कवि यहाँ पे आचार्य यहाँ पे शुक्ल जी ने कहा है, जबकि नगेंद्र ने जनवादी इनको कहा है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से मिली। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुसद्दे हाली ये जो पुस्तक है ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत की, ये यहाँ पे हो जाती है। और भारत दर्पण पुस्तक से मतलब दोनों पुस्तकों का ये मूल रचना से यहाँ पे इन्होंने इसका लेखन शुरू किया है। किसका? तो भारत भारती रचना इनकी हो जाती है। आगे है कि मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। किसने कहा है कौटुंबिक कवि मात्र? तो यहाँ पे नाम आ जाता है मैथिली शरण गुप्त जी का। इन्हें भारत भारती लिखने पर यहाँ पे महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। आगे यहाँ पे देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य निम्नांकित है। तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध जो है ये अनुदित रचना है। मेघदूत, मेघनाथ वध भी है और वृत्त संहार, ये इनकी अनुदित रचना हो जाएगी। तो जितने भी पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ये अनुदित हो जाती है। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार, तो इनको अलग याद करना है, उनकी मूल रचना को अलग याद करना है। मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पे बंगला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया है। तो मधुप जब पूछा जाता है तो माइकल मधुसूदन यहाँ पे आपको बताना है। गुप्त जी ने मार्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। उसके बाद गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरगीतिका छंद का बादशाह कहा गया है। हरगीतिका छंद का बादशाह अगर किसी को कहा गया है तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे गुप्त जी का नाम आ जाता है। किसका नाम? गुप्त जी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। आगे यहाँ पे द्विवेदी मंडल के अन्य जो कवि हैं जो यहाँ पे मंडल में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे गिरधर शर्मा नवरत्न हैं। इनका जन्म काल 1881 से 1981 है। उसके बाद लोचन प्रसाद पांडे हैं, इनका 1886 से 1959 हो जाएगा। इनका जन्म स्थान है झालरापाटन और लोचन प्रसाद पांडे का है बालपुर मध्य प्रदेश। इनकी रचना देखेंगे तो गिरधर शर्मा नवरत्न जी की रचना है, यहाँ पे रचना है मातृ वंदना, ये मौलिक कृति है। जबकि लोचन प्रसाद पांडे की रचना जो है वो प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्म पुष्पांजलि तथा मृगी दुखमोचन, ये किसकी रचना है? तो ये लोचन प्रसाद पांडे की रचना हो जाती है, जो कि द्विवेदी युग के कवि के मतलब मंडल के कवि के रूप में ये भी जाने जाते हैं। आगे है गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मृति कृत हरमिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। किसने किया है? तो गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मृति कृत संस्कृत श्लोक में अनुवाद किया है। सन 1928 में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी में अनुवाद किया है। कब किया है? तो इन्होंने 1928 ईस्वी में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया है। किसने किया है? तो गिरधर शर्मा। यहाँ पे आप नाम देख ही लीजिए। माघ का जो शिशुपाल वध है इसका 2 सर्गों में इन्होंने अनुवाद किया है। तो यहाँ पे जितने भी कवि हैं द्विवेदी युग के, इन्होंने संस्कृत के जो भी कवि हैं उनका यहाँ पे हिंदी अनुवाद बहुत ज़्यादा मात्रा में किया है। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वायत्त त्याग की कथा यहाँ पे नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। आगे यहाँ पे है लोचन प्रसाद पांडे कृत दिख, यहाँ मृगी दुखमोचन में इनकी पशुओं तक पहुँचाने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चला है। किसमें पता चला है? तो ये आप यहाँ पे देखेंगे उनकी रचना है मृगी दुख मोचन। तो इसमें पशु पक्षियों की जो सर्वभूत दयापूर्ण इनकी दृष्टि है वो देखने को मिलती है। आगे है कि लोचन प्रसाद पांडे की काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी।
तो काव्य विनोद तथा वाचस्पति, यहाँ पे साहित्य वाचस्पति की यहाँ पे उपाधि मिली है किसे, तो लोचन प्रसाद पांडे जी को। आगे है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, काल क्रमानुसार यहाँ पे देखेंगे। द्विवेदी मंडल से बाहर कवि, तो ये द्विवेदी युग के हैं लेकिन ये मंडल से बाहर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे नाथूराम शर्मा शंकर हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, लाला भगवान दीन हैं और राय देवी प्रसाद पूर्ण हैं, जो कि द्विवेदी युग के कवि हैं लेकिन द्विवेदी मंडल के बाहर इनको रखा गया है। 1859 से 1932 अलीगढ़ इनका जन्म स्थान है। 1865 से 1907 रोहतक में इनका जन्म है। ये कौन है, बाल मुकुंद गुप्त हैं। जबकि 1866 से 1930 फतेहपुर लाला भगवान दीन का जन्म यहाँ पे माना जाता है। राय देवी प्रसाद पूर्ण का 1868 से 1915 जबलपुर इनका जन्म स्थान हो जाएगा। अब यहाँ पे इनकी रचनाओं को देखते हैं कि नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सरबस, गर्भरंडा रहस्य, ये इनकी रचनाएं हो जाती हैं। जिसमें से यहाँ पे जो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनकी सारी रचनाओं को अच्छे से याद करना है। कोई भी रचना ऐसी नहीं है जो कि छोड़ा जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संपूर्ण रचनाओं को याद करना है। आगे है बाल मुकुंद गुप्त की है स्फुट कविता, ये 1905 में प्रकाशित हुई। लाला भगवान दीन की यहाँ पे देखेंगे तो वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन, तो यहाँ पे वीर लगा हुआ है, तो भगवान दीन और यहाँ पे वीर, तो ये दोनों से रिलेट करके इनकी भी संपूर्ण रचनाओं को एकदम बिल्कुल याद करना है, कोई भी छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि 2-4 रचनाएं हैं, कभी भी पूछा जा सकता है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है 1868 से 1915 जबलपुर में धाराधार धावन और स्वदेशी कुंडल, ये दोनों रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न के रूप में बन चुकी हैं और पूछी जा चुकी हैं। तो इसका धाराधार धावन ये 1902 है और स्वदेशी कुंडल 1910 है। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की ये रचनाएं यहाँ पे हो जाती हैं। साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।